राज वर्मा, गुड इवनिंग नीलू, अतुल वैभव, जीवा तस्लीम, और भी जो लोग हैं, रंजना। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है क्लियर? आवाज पहुंच रही है? अच्छा, आज थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा नेटवर्क नहीं सही पकड़ रहा था, इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट कर गया आप लोगों तक पहुंचने में। तो मैं बता दूं कि ये लॉ ऑफ एविडेंस का दूसरा लेक्चर है, और इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग वही करेंगे जो पहले लेक्चर के अंतर्गत किए थे, उससे आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। इस लॉ ऑफ एविडेंस के लेक्चर को हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 44 तक डिस्कस किया था। अब सेकेंड पार्ट के अंतर्गत हम लोग सेक्शन 45 से लेके 100 तक डिस्कस करेंगे, और थर्ड लेक्चर के अंतर्गत 101 से लेके 167 तक डिस्कस करेंगे। और ये सिर्फ एविडेंस का ही नहीं हो रहा है, ये एविडेंस का भी मैं सारा लेक्चर को एक जगह कंपाइल्ड करके फिर से संयुक्त रूप से डाल दूंगा, ताकि बार बार आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। और दूसरी बात ये कि सिर्फ ये लॉ ऑफ एविडेंस ही नहीं, बल्कि जितने भी मेजर और माइनर सब्जेक्ट हैं, उन सारे मेजर और माइनर सब्जेक्ट को मैं कंपाइल्ड करके उस पर वीडियो बना के आप लोगों को लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में आपको उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप लोगों को रिवीजन करना आसान हो जाए। अन्यथा रिवीजन करना बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा समय हमारा लग जाता है। ऐसे 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे में हम लोग एक सब्जेक्ट रिवाइज कर जाएंगे। तो चलिए, तो फिर बिना देर किए शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, ये है आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि सामान्य नियम है कि गवाह की राय या विश्वास असंगत होती है, लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद साक्ष्य अधिनियम में दिए गए। अपवाद कहां से कहां तक? ए ऑप्शन 52 से 55, बी 10 से 15, 6 से 9, 45 से 51। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी, 45 से 51 के अंतर्गत जो अन्य व्यक्तियों की राय है, यानी एक्सपर्ट ओपिनियन है, उसे रिलेवेंट बनाया गया है। जबकि सामान्यतः किसी अन्य व्यक्ति की ओपिनियन रिलेवेंट नहीं होती है, क्योंकि कोर्ट का मामला है मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विटनेस का काम है, उसने जो देखा, जो सुना और जो महसूस किया है, वो जाके न्यायालय को, वो क्या ओपिनियन रखता है, ये न्यायालय को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपिनियन फॉर्म करना न्यायालय का काम। ये केस है आपके सामने कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में विशेषज्ञ की परिभाषा नहीं दी गई, अतः एक विद्यार्थी भी विशेषज्ञ हो सकता है। यह विचारधारा किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? बताइए। प्यारे सिंह, कानपुर विश्वविद्यालय, समीर गुप्ता, मोहम्मद जाहिद उत्तर प्रदेश, विष्णु बनाम राज्य। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता की केस। इस केस में कहा गया था कि विद्यार्थी भी विशेषज्ञ हो सकता है। आगे बढ़ें। ये है आपका अगला प्रश्न। रेस इंटर एलिया एक्टा, ये कौन से धारा से संबंधित है? रेस इंटर एलिया एक्टा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 46 से संबंधित है। ठीक है, इसको याद करते चलिए। रेस इंटर एलिया एक्टा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कस्टमरी प्रैक्टिस के प्रमाण से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित है? कस्टमरी प्रैक्टिस के प्रमाण से, माने रूढ़ी के प्रमाण से। 34, 46, 47, 33, 45, 48, 35, 37, 49 की 35, 38, 49 और 35, 48, 49।
सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये है आपका अगला प्रश्न कि किसी विवादित हस्तलेख को सिद्ध किया जा सकता है विशेषज्ञ को बुलाकर, ऐसे व्यक्ति की परीक्षा द्वारा जो संबंधित दस्तावेज के लेखक के हस्तलेख से परिचित है, स्वीकृत एवं निष्पादित विवादित दस्तावेजों की तुलना करके, उपर्युक्त सभी के द्वारा। विवादित हस्तलेख को कैसे सिद्ध किया जा सकता है, कैसे साबित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी के द्वारा। इन सभी के द्वारा डिस्प्यूटेड जो है हस्तलेख उसको साबित कर सकते हैं। अब ये कहता है कि हस्तलेख विशेषज्ञ की राय क्या है? हमेशा संपुष्टि आवश्यक है, कि साक्ष्य में ग्राह्य है, कि न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कि बिना संपुष्टि के मान्य की जा सकती है। इसमें जो है ना हमेशा संपुष्टि आवश्यक है, हमेशा संपुष्टि आवश्यक है हस्तलेख विशेषज्ञ की राय के समय। नेक्स्ट है कि अन्य व्यक्तियों की राय भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन किन अपराधों के संबंध में सुसंगत नहीं है? खाली राय से काम नहीं चलेगा। ऑप्शन ए 299, 495, 498, इसमें से ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 494, 495, 497 और 498। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी है नीलू, अरे सी है नीलू, डी नहीं है ना। द्विविवाह का मामला हो गया और एडल्ट्री से संबंधित मामले हो गए। और ये है कहां, किस सेक्शन में है ये पता है आपको? ये सेक्शन 50 में होगा, सेक्शन 50 में। हाँ, विशेषज्ञ की राय का समर्थन या खंडन करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत? विशेषज्ञ की राय सुसंगत है, सेक्शन नहीं बताएंगे। अब कौन सी धारा के अंतर्गत ये क्वेश्चन का आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 46 के अंतर्गत। अब क्यों है ये देखिए आप, सेक्शन 45 कहता है कि अन्य व्यक्तियों की राय यानी विशेषज्ञों की राय सुसंगत होती है इन मामलों में। तो इन मामलों में राय सुसंगत है, तो अगर ये जो राय है उस राय का चाहे समर्थन करने वाला तथ्य हो और चाहे खंडन करने वाला तथ्य हो, ये दोनों चीजें सुसंगत होंगी। कि अब एक व्यक्ति कहता है कि नहीं इस खास प्रकार के यानी कि सांप के काटने किसी की मृत्यु हुई, अब उसमें एक दूसरा व्यक्ति आके एविडेंस देता है कि नहीं ऐसा ही लक्षण था, एक व्यक्ति को जहर इसने खाया था तब। अब उस विशेषज्ञ की राय का ये खंडन कर रहा है, जो विशेषज्ञ कहता है कि नहीं सांप के काटने से मृत्यु हुई है, अब उसकी राय का ये खंडन कर रहा है कि नहीं, कह रहा है कि वो ये लक्षण तो जहर खाने से होते हैं, तो वो सुसंगत हो जाएगा। समर्थन करेगा तब भी सुसंगत हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में प्राधिकारी की राय को सुसंगत कर बनाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन नंबर बी 47A। क्योंकि बात हस्ताक्षर की हो रही है ना, तो 47 में हस्ताक्षर से संबंधित राय सुसंगत होती है। हस्ताक्षर से संबंधित राय सुसंगत होती है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की बात है तो 47 में। प्रथा का साक्ष्य निम्न में से किसे स्थापित करने हेतु नहीं दिया जा सकता? दीवानी अधिकार, सुखाधिकार, प्रथागत अधिकार कि आपराधिक अधिकार? प्रथा का साक्ष्य किसके लिए नहीं दिया जा सकता? प्रथा का साक्ष्य जो है ऑप्शन नंबर डी आपराधिक अधिकार के लिए नहीं दिया जा सकता। ये आप प्रथा का साक्ष्य नहीं दे सकते कि हमारे यहाँ ये प्रथा है कि सबसे बड़े लड़के की बलि दी जाती है, ये कोई प्रथा इसको अलाउ करेगी क्या? नहीं ना।
आपराधिक अधिकार के प्रति कोई प्रथा अलाउ नहीं करेगी। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, साक्ष्य विधि के प्रयोजनों की दृष्टि से निम्नलिखित स्थितियों में से एक में किसी व्यक्ति का सील सुसंगत नहीं है। सील सुसंगत नहीं। आपराधिक मामलों में अभियुक्त का अच्छा सील, पूर्वोत्तर बुरा सील जो आपराधिक मामलों में अच्छे सील के उत्तर में दिया जाए, सिविल मामलों को नुकसानी की मात्रा पर प्रभाव डालने वाला सील, सिविल मामलों में अध्यात्मरूपित आचरण साबित करने वाला सील। कौन सा सील सुसंगत नहीं? अरे नहीं भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 52 कहता है ना, सील से संबंधित कौन से सेक्शन है? 52 से 55 कैरेक्टर के संबंध में। 52 कहता है कि सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल मामला हो, सीधी सी बात, कैरेक्टर सिविल मामलों में रिलेवेंट होता ही नहीं। सिविल मामलों में चाहे गुड कैरेक्टर हो चाहे बैड कैरेक्टर हो, कैरेक्टर रिलेवेंट होता ही नहीं। तो यही ना हो गया फिर। और बाकी उसका अपवाद सेक्शन 55 में है कि नुकसानी की मात्रा को प्रभावित करने वाला अगर कोई कैरेक्टर है तो रिलेवेंट हो जाएगा। अच्छे सील के उत्तर में यानी सेक्शन 54 के अंतर्गत रिलेवेंट हो जाएगा। आपराधिक मामले में अच्छा सील सेक्शन 53 के अंतर्गत रिलेवेंट हो जाएगा। केवल यही है जो रिलेवेंट नहीं हो रहा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किस धारा में पूर्ववर्ती सच्चरित आपराधिक प्रकरणों में सुसंगत माना गया है? हाँ, पहले का चरित्र यानी प्रीवियस कैरेक्टर कौन सी धारा के अंतर्गत रिलेवेंट माना गया है क्रिमिनल मामलों में? 18 में कि 26 में कि 49 में कि 53 में? वेरी गुड, 53 में। 53 में है ना। गुड कैरेक्टर क्रिमिनल मामलों में हमेशा रिलेवेंट होता है। क्रिमिनल मामलों में गुड कैरेक्टर हमेशा रिलेवेंट होता है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़िता का सील साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सुसंगत नहीं? 53A में, 114A में, 53 में कि 119 में? बात देखिए, कैरेक्टर की रिलेवेंसी की बात तो 53 में ही की गई है। 53A 2013 में ये जोड़ा गया है और इसी में ये बात कही गई है कि जो किसी महिला का प्रीवियस कैरेक्टर है ना, वो रेप के मामलों में रिलेवेंट नहीं होगा। तो प्रीवियस कैरेक्टर का मतलब ये है कि इनका तो चाल चलन ही ऐसा है, इनके तो बहुत सारे दोस्त हैं, ये बहुत घूमते फिरती हैं, तो ये सारी चीजें रिलेवेंट नहीं होगी। ये धारा 353A आता है। अगला प्रश्न कि साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में उपबंध है कि अभियुक्त का पूर्व का बुरा सील सुसंगत नहीं? 54, 52, 53, 118। पूर्व का बुरा सील सुसंगत नहीं है। 54, 52, 53, 118। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूर्व का बुरा सील सुसंगत नहीं होगा, ये क्रिमिनल मामलों में सेक्शन 54 में। अच्छा सील हमेशा रिलेवेंट होगा 53 के अंतर्गत। क्रिमिनल मामलों में गुड कैरेक्टर अलाउ है, बैड कैरेक्टर का एविडेंस अलाउ नहीं है, एक्सेप्शनल सिचुएशन में अलाउ।
दांडिक कार्रवाइयों में यह तथ्य कि अभियुक्त बुरे सील का है, ये विसंगत है, सुसंगत है। उपर्युक्त ए सही है जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि अच्छे सेल का है। उपर्युक्त सभी गलत है। दांडिक कार्रवाइयों में यह तथ्य कि अभियुक्त बुरे सील का है विसंगत है, सुसंगत है। उपर्युक्त ए सही है जब इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे साल का। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसंगत होता है। और ये बात सेक्शन 54 कहती है कि बुरे सील का साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा, अच्छे सील का साक्ष्य 53 के अंतर्गत सुसंगत हो जाएगा। नहीं रंजना, आप जाल में फंस गई। उपर्युक्त ए सही है जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे सील का है। नहीं, गलत बात है। जब इस बात का साक्ष्य दिया गया हो कि अच्छे सील का साक्ष्य है और अच्छा कैरेक्टर है उसका, तब उसके जवाब में दिया जा सकता है। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही कर लीजिए, सी सही। जब तक की है ना, ठीक। जब तक कि साक्ष्य नहीं दिया गया हो कि अच्छे सील का है, तब तक ये चीज विसंगत होगी, मतलब उसके तब तक ये विसंगत होगी। चलिए नेक्स्ट है, चरित्र की सुसंगतता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कहता है कि आपराधिक मामलों में पूर्वोत्तर अच्छा से आचरण सुसंगत, आपराधिक कार्रवाइयों में पूर्वोत्तर खराब आचरण सुसंगत है, दीवानी मामलों में अध्यारोपित आचरण को सिद्ध करने हेतु चरित्र सुसंगत है, दीवानी वादों में क्षतिपूर्ति की राशि को प्रभावित करने वाले किसी व्यक्ति का चरित्र सुसंगत है। कौन सा सही कथन है? अब देखते हैं। अब आपराधिक मामलों में पूर्ववर्ती अच्छा आचरण असंगत है, गलत बात, ये सुसंगत होता है सेक्शन 53 के अंतर्गत। आपराधिक कार्रवाई में पूर्ववर्ती खराब आचरण सुसंगत है, नहीं, ये सुसंगत नहीं होता है सेक्शन 54 के अंतर्गत। दीवानी मामलों में आचरण को सिद्ध करने हेतु चरित्र सुसंगत है, गलत बात है, दीवानी मामलों में चरित्र सुसंगत नहीं होता है। दीवानी वादों में क्षतिपूर्ति की राशि को प्रभावित करने वाले किसी व्यक्ति का चरित्र सुसंगत है, ये सही बात है सेक्शन 55 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाँ रंजना, ठीक है, ठीक है। चरित्र शब्द जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 55 में स्पष्ट किया गया है, के अंतर्गत आता है अच्छा चरित्र कि बुरा चरित्र, कि विशिष्ट स्वभाव के आधार पर ख्याति का निर्माण, कि साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव। क्या सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव ही आता है। ठीक है, सेक्शन 55 का स्पष्टीकरण है और स्पष्टीकरण में लिखा है कि चरित्र में रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दोनों आते हैं, और कैसा? जो जनरल नेचर का हो। नमस्ते रितिका जी। आज बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं डिस्कस कराऊंगा मैं आप लोगों से, क्यों राज है नहीं क्या? राज चरित्र के साक्ष्य में सम्मिलित है केवल स्वभाव का साक्ष्य, केवल ख्याति का साक्ष्य, सामान्य ख्याति, सामान्य स्वभाव, वे विशिष्ट कृत्य जिनके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शित होता है। इसमें क्या सही? चरित्र के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और सामान्य ख्याति एवं सामान्य स्वभाव। आंसर नहीं दे रहे हैं क्या भाई? सामान्य ख्याति एवं सामान्य स्वभाव, ये बात सेक्शन 55 के स्पष्टीकरण में लिखी गई। अब ख्याति और स्वभाव क्या है? ख्याति का मतलब वो है जो आपके बारे में लोग सोचते हैं, और स्वभाव का मतलब है कि जैसा कि आप वास्तव हैं, यानी कि जैसा कि आप अपने आप को खुद समझते हैं या ईश्वर आपको समझता है, या जैसा कि आप वास्तव में हैं। तो ख्याति और स्वभाव दोनों से मिलकर कैरेक्टर बनता है।
ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया। क्या है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार जिस तथ्य की न्यायिक अपेक्षा न्यायालय करेगा उसे साबित करना आवश्यक है, वैकल्पिक है, आवश्यक नहीं है कि उसे साबित करना अच्छा है। क्या स्थिति? जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात सेक्शन 56 में बताई गई। और कौन से तथ्यों की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, ये बात 57 में बताई गई। न्यायिक अपेक्षा का मतलब होता है कि कुछ चीजों को जानने के लिए न्यायालय बाध्य है। तो जिन चीजों की जानकारी करने के लिए न्यायालय बाध्य है उस चीज को साबित करने की जरूरत क्या है आखिर? अब इसी के अंतर्गत है कि निम्नलिखित में से किसे साबित करना होगा? न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्यों को, पक्षकारों द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों को, न्यायालय का कोई पूर्व निर्णय, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस चीज को इसमें से साबित करने की आवश्यकता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, न्यायालय का पूर्व निर्णय साबित करने की जरूरत होगी। बाकी चीजों की न्यायिक अपेक्षा कर लेगा न्यायालय। अरे न्यायिक अपेक्षा उसे साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो न्यायिक रूप से अवेक्षणीय है उसे साबित करने की जरूरत नहीं है, और जो तथ्य स्वीकार कर लिए गए हैं 58 के अंतर्गत उसे साबित करने की जरूरत नहीं। न्यायाधीश किसी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता। ये किस वाद में निर्णित किया गया था? व्यक्तिगत ज्ञान, न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता। ये हर प्रसाद बनाम शिव दया के केस में कहा गया था। अलकर जी, गुड आफ्टरनून। ये आपका अगला प्रश्न। कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 57(1) के अधीन न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी होगी भारत में प्रयुक्त सभी विधियों की जिसमें विदेशी विधियां भी हैं, सभी विधियों की, भारतीय और एशियाई विधियों की, सभी भारतीय 1950 तक की, भारत में प्रयुक्त सभी विधियों की न्यायिक अपेक्षा करनी होगी। कहां लिखा है? सेक्शन 57 का फर्स्ट ही है ये। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक है? भारत राज्य क्षेत्र में प्रयुक्त संयुक्त विधियां, राजपत्र में अधिसूचित लोक उत्सव एवं अवकाश, भूमि पर मार्ग का नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसे साबित किया जाना आवश्यक है? सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में प्रयुक्त विधियां, लोक उत्सव, अवकाश और भूमि पर मार्ग के नियम, ये सब सेक्शन 57 के अंतर्गत जुडिशियल नोटिस किए जाने वाले तथ्य हैं। ऐसे तथ्यों को साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये आपका अगला प्रश्न है। क्या साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय किन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा नहीं ले सकता? किन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा नहीं कर सकता? ऑप्शन ए है शासन के द्वारा जारी की गई सांविधिक सूचना, शासन के द्वारा जारी की गई कार्यपालिका सूचना, समस्त मुद्राएं जिनकी इंग्लिश न्यायालय अपेक्षा करती है, विश्व के भौगोलिक प्रभाग। किस चीज की न्यायिक अपेक्षा न्यायालय नहीं करेगा? शासन के द्वारा जो एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं उसकी जुडिशियल नोटिस नहीं की जाती।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 59 में किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु को साबित किया जा सकता है मौखिक साक्ष्य द्वारा, परिस्थिति जन्य साक्ष्य द्वारा, प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। दस्तावेज की अंतर वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा? इसको साबित किया जाएगा प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा। क्यों ऐसा हमने कहा है? क्योंकि सेक्शन 59 कहता है कि दस्तावेजों की अंतर वस्तु के सिवाय सारे तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित कर सकते हैं, और सेक्शन 61 ये कहता है कि दस्तावेजों की अंतर वस्तु को या तो प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा और या फिर द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा हम साबित कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य। एक्स पर यह आरोप है कि उसने वाई की हत्या की। ए अपने साक्ष्य में कहता है कि जेड ने मुझे कहा कि उसने देखा कि एक्स ने वाई को छुरा मारा, तथा मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक्स ने वाई की हत्या की। ए का कथन ग्राह्य है कि ग्राह्य नहीं है क्योंकि अनुश्रुत साक्ष्य है, महत्वहीन है, ग्राह्य नहीं है क्योंकि शपथ लेकर नहीं कहा गया। ये ग्राह्य नहीं है क्योंकि ये हियरसे एविडेंस है, और एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस का रूल अगर पूछ दे कि एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन 60 में। क्यों ये बात कही जाती है? क्योंकि सेक्शन 60 ये कहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, कि ओरल एविडेंस जो मौखिक साक्ष्य है हमेशा प्रत्यक्ष होना चाहिए, और प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जिसने सुना, जिसने देखा, जिसने महसूस किया, वही व्यक्ति जाके साक्ष्य दे। क कहता है कि ख ने बताया कि अ ने ब का कत्ल किया है। यह प्राथमिक साक्ष्य है, सबसे अच्छा साक्ष्य है कि अनुश्रुत साक्ष्य है कि स्वीकृति है? इसका बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा अनुश्रुत साक्ष्य, हियरसे एविडेंस है ये। ठीक है, इतने बच्चे फोन करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी दस्तावेज में वर्णित वस्तुओं को साबित केवल प्राथमिक साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है, द्वितीयक द्वारा किया जा सकता है, न ही प्राथमिक न ही द्वितीयक, या तो प्राथमिक या तो द्वितीयक। दस्तावेज में वर्णित वस्तुओं की साबित कैसे किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ना, या तो प्राथमिक या तो द्वितीयक। कौन सा सेक्शन? 61। ये है आपका अगला प्रश्न। इसमें से बताना है कि कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? मूल से तैयार की गई प्रति, मूल से तुलना की गई प्रति, किसी दस्तावेज का प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने इसका निष्पादन नहीं किया है, किसी दस्तावेज का प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है। द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये प्राथमिक साक्ष्य, जहां कोई काउंटर पार्ट में कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, माने ए ने अब सिग्नेचर करके बी को दे दिया हो, इस पर ए का सिग्नेचर, और बी ने सिग्नेचर करके ए को दे दिया हो, तो जिस पर जिसने सिग्नेचर किया है उसके विरुद्ध वो प्राथमिक साक्ष्य होगा, द्वितीयक नहीं। निष्पादन नहीं किया है वो उसके विरुद्ध द्वितीयक साक्ष्य होगा।
ये बताइए कौन सा सही नहीं कि दस्तावेजों की अंतर वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं विपरीत है। उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसे निष्पादित किया है दस्तावेजों के प्रतिलेख द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। अभी जस्ट बात हुई थी ना कि उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है उनके विरुद्ध वो प्राथमिक साक्ष्य होता है, द्वितीयक नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। ये है आपका अगला प्रश्न कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य क्या नहीं है। मुद्रण द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज, शिला मुद्रण द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज, फोटो चित्र द्वारा तैयार किया गया कि सामान्य मूल की प्रतियां। एकदम पकड़ में आ जा रहा है ना। मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में जो होता है वो एक्सप्लेनेशन 2 है ना, एक्सप्लेनेशन 2 है सेक्शन 62 का। तो ये प्राथमिक हो जाए, प्राथमिक नहीं है, सामान्य मूल की प्रतियां हो नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित है। सेकेंडरी एविडेंस के बारे में कौन सी धारा बताती है? ये बताएगी आपको सेकेंडरी एविडेंस के संबंध में सेक्शन 63, क्योंकि सेक्शन 60 में है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, सेक्शन 62 में है प्राइमरी एविडेंस, सेक्शन 63 में है सेकेंडरी एविडेंस, और सेक्शन 65 वो कंडीशन, वो सर्कमस्टांसेस बताता है जिसमें सेकेंडरी एविडेंस अलाउ किया जा सकता है। परिवार समझौता पत्र की फोटो प्रतिलिपि न्यायालय के समक्ष पेश की जा सकती है। यह एक प्राइमरी एविडेंस है, ओरिजिनल एविडेंस है, सेकेंडरी एविडेंस है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है? एक सेकेंडरी एविडेंस। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी एविडेंस नहीं है? मूल से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियां, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां, दस्तावेजों के प्रतिलेख, शिलालेख। कुछ भी डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा कौन सा सेकेंडरी एविडेंस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख सेकेंडरी एविडेंस नहीं। वेरी गुड अतुल, वैभव, रंजना, नीलू, नेहा, अलकर, जेबा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किसी पत्र की वह प्रति जिसकी जांच उस पत्र की उस प्रति से कर ली गई है जो प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई है, प्राथमिक है कि मौखिक है कि द्वितीयक है कि रूप में से कोई नहीं? सही ऑप्शन सेकेंडरी एविडेंस है ना, कि मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां। दूसरा है कि यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियां और मूल से तुलना की गई प्रतियां। तो ये सेकेंडरी एविडेंस के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता? कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता? जबकि मूल दस्तावेज एक लोक दस्तावेज है, जबकि मूल नष्ट हो गया है, जबकि मूल अग्राह्य पाया गया है, जबकि मूल आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही? का सही ऑप्शन, वेरी गुड, का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबकि मूल अग्राह्य पाया। ये कोई मतलब नहीं। बाकी ये सारे कंडीशन ये और ये और ये सेक्शन 65 में है, और 65 ही वो परिस्थितियों के बारे में बताता है जिन परिस्थितियों में सेकेंडरी एविडेंस अलाउ किए जाते हैं। ठीक है,
अंजलि राठौर, मुझे लगता है कि आप अभी बहुत पीछे हैं बेटा। स्क्रीन पर टच करिए और लाइव को फिर छू दीजिएगा तो आप हम लोगों के साथ हो जाएंगे। साक्ष्य अधिनियम के कौन से प्रावधानों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित सबूत के लिए विशेष प्रावधान जोड़ा गया है? इसमें कि इसमें कि इसमें कि इसमें? इसका सही ऑप्शन देखिए, ये लग रहा है कि ए बी बी है तो इसका मतलब इसी में होगा। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, आज का जो सेशन है वो बहुत बड़ा नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपबंध के अनुसार साबित की जा सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तु को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किसमें साबित किया जा सकता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65B में। ठीक, आपका अगला प्रश्न, मोबाइल कॉल के कॉल डिटेल्स रिपोर्ट, CDR जिसको कहते हैं, को सिद्ध करने के लिए किस धारा की दशा को संतुष्टि होनी चाहिए? 63, 65, 65B, 67। मोबाइल कॉल डिटेल ये हो जाएगा 65B के अंतर्गत, 65B के अंतर्गत। ये तो वही हो गया। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकॉर्डिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में ग्राह्य है? महाराष्ट्र राज्य बनाम पी बाला देसाई, हरिहर प्रसाद सिंह, वाल्मीकि सिंह, क्वीन इंप्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, पाकला नारायण वर्सेस एम्परर। पीबी देसाई बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसी में कमीशन वगैरह के बारे में भी बात की गई थी ना, कि कमीशन जो जारी किया जाता है वो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी साक्ष्य लिया जा सकता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य लेने के संबंध में पप्पू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की भी केस आप लोग पढ़ते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन है। ये है प्रश्न अगला, इसका जवाब दें कि एक दस्तावेज जिसका प्रमाणित होना विधि द्वारा अनिवार्य है, प्रमाणित किया जा सकता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत केवल दोनों प्रमाणित करने वाले साक्षियों को बुलाकर, दोनों में से कम एक प्रमाणित करने वाले साक्षी को बुलाकर, किसी भी प्रमाणित करने वाले साक्षी को न बुलाकर बल्कि अन्य व्यक्ति को बुलाकर जिसको दस्तावेज का ज्ञान हो, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दोनों में से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना जरूरी होगा। टीपीए कहता है कि जहां अनुप्रमाणन आवश्यक हो वहां कम से कम 2 अनुप्रमाणक साक्षी होने चाहिए, कम से कम 2 अनुप्रमाणक साक्षी होने चाहिए। लेकिन जब बात उसको साबित करने की होगी तो साबित उसमें से कम एक को बुला के करना होगा। ये बात 68 में बताता है। दस्तावेज को साबित करने के लिए कब अनुप्रमाणक साक्षी बुलाना आवश्यक नहीं होगा? जब दस्तावेज वसीयत न हो, जब दस्तावेज 30 वर्ष पुराना हो, जब ए तथा बी दोनों ठीक है, ए तथा बी दोनों गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों ठीक है। यानी जब दस्तावेज वसीयत न हो
तो उन्हें और वो रजिस्टर्ड हो तो उसे अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना जरूरी नहीं होता, और जब दस्तावेज 30 वर्ष पुराना हो तो भी जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे, प्रत्याख्यान समझते हैं ना, इनकार करे, तो ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन क्या लग रहा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि उसका निष्पादन किसी अन्य साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। ठीक है ना, ये बात जो है कि सेक्शन नंबर 71 पर बेस्ड है, सेक्शन 71 पर बेस्ड। अगला प्रश्न, ये तो सब बता देंगे कि निम्नलिखित में से किस केस में साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 की संवैधानिकता को संविधान के 20(3) के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी? ये मुंबई राज्य बनाम काठी कालू, कश्मीरा सिंह, रतन सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बात आपको हो जाएगी मुंबई राज्य वर्सेस काठी कालू। सेक्शन 27 भी इसमें गिरफ्त में आया था। लोक दस्तावेज यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट का उल्लेख कौन सी धारा में है? 72 में, 73 में, 74 में कि 75 में? पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है वो सेक्शन 674 में है, आप जानते हैं, और प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो है वो 75 में है। इसमें से कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये प्रश्न है आपका, कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है? प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के कार्यों का दस्तावेज, शासकीय निकायों के कार्यों का दस्तावेज, भारत सरकार के अधिकारी के कार्यों का दस्तावेज, एक शैक्षणिक संस्था के कर्मचारी के कार्यों का दस्तावेज। कौन सा इसमें लोक दस्तावेज नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शैक्षणिक संस्था के कर्मचारी के कार्यों का दस्तावेज। मोनिका, चलिए अब ये जवाब दीजिए आप कि कौन सा दस्तावेज लोक दस्तावेज है, ये बताना है। उसमें नहीं है बताना था, इसमें है बताना है। गुड इवनिंग शिव चौधरी। जो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के कार्यों के अभिलेख हैं, जो किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख हैं, जो शासकीय निकायों के कार्यों के अभिलेख हैं, कि उपयुक्त सभी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वेरी गुड, उपयुक्त सभी। सेक्शन 74 में ही पब्लिक डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया, और पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। 74 बताता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं? ये बताइए, पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं? सक्षम अधिकारी द्वारा वस्तुओं की कीमत निर्धारण आदेश, सर्च वारंट जारी करने का आदेश, जिलाधीश द्वारा फसल काटने का आदेश, किसी वाद में प्रस्तुत दावा या जवाब दावा। कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। हो सॉरी यार, मैं एकदम उल्टा ही बोल दे रहा था। शिव चौबे नहीं, मैं अक्सर आपको हमको लगता है ना, हाँ मैं आपको चौधरी ही बुलाता हूं।
हाँ, किसी वाद में प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट। नहीं, मैं आज आप कहे हैं तो मैंने ध्यान दिया है। कि लोक दस्तावेजों की अंतर वस्तु को प्रमाणित किए जाने हेतु मूल दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उस दस्तावेज का छाया चित्र द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि साक्ष्य में ग्राह्य है। उस दस्तावेज की प्रमाणित लिपि की छाया चित्र भी साक्ष्य में ग्राह्य है। लोक दस्तावेजों की अंतर वस्तु को प्रमाणित किए जाने के लिए उसमें क्या एक्सेप्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रति साक्ष्य में ग्राह्य है। कौन से धारा के अंतर्गत? सेक्शन 76 प्रमाणित प्रति प्राप्त करना है। और ये प्रमाणित प्रतियां जो होती हैं वो सेक्शन 63 के अंतर्गत सेकेंडरी एविडेंस के रूप में लागू होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में अवधारणा दी गई? प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में अवधारणा 78 में है कि 70 में है कि 79 में है कि 80 में? ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में अवधारणा 79 में है। और 79 ही वो सेक्शन है जिसके आगे क्रमशः प्रिजम्पशन ऑफ लॉ वहां से शुरू होती है। विधि की अवधारणा यहीं से शुरुआत होती है उसकी। अब बहुत कम प्रश्न बचे हैं बच्चों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन तथ्य की अवधारणा तर्क, मानवीय अनुभव, प्राकृतिक घटनाओं और प्रकृति की विधि पर आधारित है। विधि के प्रावधानों पर आधारित है। वह होती है जिसकी न्यायालय उपेक्षा नहीं कर सकता, की स्थिति निश्चित एवं समरूप होती है। क्या सही लग रहा है आपको? तथ्य की अवधारणा यानी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, यानी इसको हम कहते हैं मे प्रिज्यूम। इसी को ना कहते हैं मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम के संबंध में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये तर्क पर आधारित है, अनुभव पर आधारित है, प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित है। न्यायालय ऐसी प्रिजम्पशन करने के लिए बाउंड नहीं होता है। ठीक है बेटा, वो भी करा दूंगा मैं। अभी एविडेंस का नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल करेंगे। एविडेंस का नेक्स्ट पार्ट अभी कल बचा हुआ है, उसको करेंगे। फिर उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। अमिता पुरोहित जी नमस्ते। आपका अनअकैडमी पर तो आपके हिसाब से क्लास नहीं चल रहा है, ये तो आपके काम का होगा, तो क्यों लेट कर गई? निम्नलिखित में से कौन सी उपधारणा कर सकता है का उदाहरण है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में उपधारणा, डिजिटल हस्ताक्षर के प्रमाण पत्र के संबंध में उपधारणा, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के संबंध में उपधारणा की इलेक्ट्रॉनिक करार के संबंध में उपधारणा? क्या सही होगा इसमें से? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक संदेश के संबंध में उदाहरण, क्योंकि ये है सेक्शन 88A के अंतर्गत, है ना? 88A के अंतर्गत। और 88A के अंतर्गत जो उपधारणा होती है वो मे प्रिज्यूम होता है। मे प्रिज्यूम यानी उपधारणा कर सकेगा। ये शुरुआत हो जाता है 86 से लेके 90A तक, उपधारणा कर सकेगा। बस उसमें से सेक्शन 89 निकाल देना होता है। वर्ष की समयावधि, अच्छा एक मिनट में क्वेश्चन पूरा कर देता हूं। ये कहता है ना कि सेक्शन 90 के अंतर्गत जो 30 वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई है, तो 30 वर्ष की समयावधि का प्रारंभ कब से होता है, ये प्रश्न है।
वसीयत की तिथि से, वसीयतकर्ता के मृत्यु की तिथि से, वसीयत के पंजीकरण की तिथि से यदि वो पंजीकृत है, वसीयत के लिए स्टाम्प क्रय के लिए। ये 30 वर्ष की अवधि जो होती है वसीयत की तिथि से प्रारंभ होती है, क्योंकि जब वो लिखा गया था उससे 30 साल से अधिक हो गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस धारा को भारत में दीवानी मामलों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? दीवानी मामलों में रीढ़ की हड्डी कौन सी धारा है? 105 है कि 91 है कि 92 का 1 से 6 तक अपवाद है कि धारा 104 है? क्या है इसमें से रीढ़ की हड्डी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91 को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यदि कोई संविदा कई पत्रों में अंतर्विष्ट है तो ये सभी पत्र साबित करने होंगे। इसको पढ़िए, कौन सा चीज असत्य है खोजना है आप। ऑप्शन नंबर, वेरी गुड अतुल, नीलू, शिव, चौबे, सुलेखा, चौधरी, ये ऑप्शन नंबर बी ले सकते हैं कि जब विनिमय पत्र 3 परतों में लिखित है तो 3 परतों को साबित करना होगा। अ ब को उस धनराशि के भुगतान की रसीद देता है जो ब ने अ को किया है। इस विषय में मौखिक साक्ष्य दिया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत इस साक्ष्य की स्थिति क्या होगी? रसीद देता है जो अ ने ब को दिया है और इसके लिए क्या स्थिति होगी? यह साक्ष्य ऑप्शन नंबर ए ग्राह्य होगा। गुड इवनिंग भीम। क्योंकि ये सेक्शन 91 के इलस्ट्रेशन ई पर आधारित है। अगला प्रश्न ये है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 को साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए। कारण क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी। ख को क एक घोड़ा बेचता है और मौखिक वारंटी देता है कि वह अच्छा है। ख क को इन शब्दों को लिखकर देता है कि क से 500 रुपए में एक घोड़ा खरीदा। क्या क मौखिक वारंटी साबित कर सकेगा? इसका ऑप्शन है हाँ, नहीं, धारा 92 के तहत प्रतिषेधित है, 91 के तहत दस्तावेज साक्ष्य दिया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, मौखिक साक्ष्य उसे मौखिक वारंटी साबित कर सकता है। अगला प्रश्न है कि ब का बासा अ भाड़े पर लेता है और एक कार्ड देता है जिसमें लिखा है कि कमरे 200 रुपए प्रति माह। एक मौखिक करार कि इन निबंधनों के अंतर्गत भागता भोजन भी था सिद्ध करने के लिए अ को मौखिक साक्ष्य देता है। ऐसा साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ग्राह्य है। 92 के अंतर्गत ग्राह्य है कि विसंगत है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राह्य है।
ठीक, हालांकि है ये सेक्शन 92 की प्रॉब्लम, 92 की प्रॉब्लम है, लेकिन ग्राह्य है। नेक्स्ट, जब किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्धार्थ या त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का जो उनका अर्थ दर्शित या उन त्रुटियों की पूर्ति कर दे साक्ष्य दिया जा सकेगा। मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा, दस्तावेजी साक्ष्य दिया जा सकेगा कि साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 93 बात करता है दो प्रकार, मतलब 93 नहीं, दो प्रकार की संदिग्धता होती है, एम्बिग्यूटी। एक पेटेंट एम्बिग्यूटी और एक लेटेंट एम्बिग्यूटी। पेटेंट एम्बिग्यूटी का मतलब प्रत्यक्ष संदिग्धता, जो गलती प्रत्यक्ष डॉक्यूमेंट को देखने से ही समझ में आ जाए, इसे दूर करने के लिए एविडेंस नहीं दिया जा सकता, ये 93 में। लेटेंट एम्बिग्यूटी का मतलब है कि देखने से डॉक्यूमेंट में वो गलती पकड़ में नहीं आती, लेकिन जब उस डॉक्यूमेंट में कही गई बातों को हम परिस्थितियों में लागू करते हैं तो वो सही से लागू नहीं हो पाती। ये हम कहते हैं लेटेंट एम्बिग्यूटी, यानी अप्रत्यक्ष संदिग्धता। ये सेक्शन 95 से लेके 97 तक आपको मिलेगा। तो कहता है इसको दूर करने के लिए एविडेंस अलाउ होगा। तो यहां तो भाषा देखते ही समझ में आ जा रहा है ना, तो इसको साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। ये क लिखित रूप में ख को 1000 या 1500 रुपए में एक घोड़ा बेचने की सहमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? 1000 या 1500 में घोड़ा बेचने की सहमति देता है। निर्धारित खरीद मूल्य दर्शाने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। निर्धारित खरीद मूल्य दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। खरीद मूल्य दर्शाने के लिए साक्ष्य दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा न, खरीद मूल्य दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि ये पेटेंट एम्बिग्यूटी है। सेक्शन 93 कहता है पेटेंट एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। चलिए, नेक्स्ट है कि क को ख को जयपुर, पढ़ लीजिए, थोड़ा बड़ा है। ये ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन नंबर 94 के अंतर्गत। सेक्शन 94, क्योंकि सेक्शन 94 कहता है जहां कोई संदिग्धता है ही नहीं, उसे दूर करने के लिए साक्ष्य की कोई जरूरत ही नहीं। संदिग्धता होगी वहां ना प्रश्न होगा कि साक्ष्य दिया जाए कि ना दिया जाए। तो जहां संदिग्धता ही नहीं, अभी कह रहा है कि 100 बीघा वाली मेरी जमीन बेचने की बात करता है, 100 बीघा जमीन है भी, बात ही खत्म हो गई। फिर अब ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं, दरअसल दूसरे वाली जमीन की मैं बात कर रहा था या दूसरी जगह वाली जमीन की बात कर रहा था। ये एविडेंस अलाउ नहीं किया जाएगा, सेक्शन 94 में प्रावधान है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक मूर्तिकार क मेरी सभी प्रतिमाएं ख को बेचने का करार करता है। क के पास प्रतिमान और औजार भी हैं। क्या यह दर्शित करने के लिए कि वास्तव में वह क्या बेचना चाहता था साक्ष्य दे सकेगा? हाँ, नहीं, करार को देखकर आशय निकालना होगा, मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हाँ, वो वास्तव में क्या बेचना चाह रहा था साक्ष्य दे सकेगा। ये प्रॉब्लम जो है वो सेक्शन 98 पर है।
ये 98 पर है। तो आज का हमारा सेशन जो है ना क्वेश्चन आंसर वाला, वो यहीं तक रहेगा। कल वाले सेशन में हम लोग 101 से शुरुआत करेंगे और 167 तक जाएंगे, और इस तरीके से थोड़ा बहुत उसके संबंध में रिलेवेंट चीज़ों की चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। और अरे बेटा, छोटा क्लास इसलिए भी है क्योंकि आप छोटी से क्लास को अटेंड कर पाए, लेट आए ना। नहीं, क्लास तो 1 घंटे से कम की नहीं होगी, 1 घंटा तो लगभग हो ही गया। यूपी की मेरिट तो बच्चों बहुत हाई चली गई, बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए। चलिए, सबको नमस्ते। ये देख लीजिए, ये इस समय जो है, इस समय नहीं, ये आज लास्ट डेट है, लास्ट डेट है, जो कि आज रात 12 बजे से पहले 20% डिस्काउंट वाला ऑफर आज ही रात तक रहेगा, जो कि सब्सक्रिप्शन का जितना भी चार्ज होगा उस पर 20% तक का डिस्काउंट हो जाएगा इसमें। और ये जो सफलता 5.0 है, सफलता 5.0 है, वो बैच शुरू हुआ है जस्ट अभी कल से, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जबकि इस बैच में ये 4 एजुकेटर हैं, सारे मेजर लॉ इसमें कवर किए जाएंगे सफलता 5.0 में। और ये एक बिहार जुडिशरी के लिए भी, बिहार जुडिशियल सर्विस के लिए ये एक स्पेशल बैच चल रहा है, टारगेट बैच। तो इसको भी 6 महीने का है, 18 मार्च से शुरुआत हो रही है, उसको पकड़ा जा सकता है। और एडीए के लिए भी स्पेशल सिलेक्शन बैच चल रहा है। फिर उसके बाद फाउंडेशन जुडिशियरी बैच एक ये भी है, जो है जो मेजर लॉ बैच, इसमें भी 7 मार्च से इसकी शुरुआत हुई है और 9 महीनों का होगा। सारी चीज़ें कवर की जाएंगी इसमें भी। और एजुकेटर आप देख रहे हैं, आपके फेवरेट एजुकेटर हैं सारे के सारे, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। और कोड क्या यूज़ करना है, ये कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले ये कोड यूज़ करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ, मैं आपका कमेंट देख लेता हूँ। देखिए, कट ऑफ के बारे में कुछ कह नहीं सकते, अभी 1-2 दिन बाद ही कट ऑफ का पता चल पाएगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि जनरल मेल की जो मेरिट है 280 से ऊपर, फीमेल की उसके आसपास होगी। जनरल फीमेल की मेरिट 280 से कुछ नीचे हो सकती है। ओबीसी की मेरिट में इस बार हर बार तो नहीं मिलता है, लेकिन इस बार ओबीसी को फायदा मिला है, क्योंकि हमको लगता है कि 266 के या 7 के आसपास मेरिट होगी ओबीसी वाली। नहीं सुलेखा, हिंदी में नहीं होता हरियाणा आईडीए। अवतार सिंह की ले लीजिए इशू, ठीक है, अवतार सिंह की ले लीजिए, बढ़िया बुक है। यादव जी की भी आती है, लेकिन बहुत कॉमन है। अवतार सिंह की बहुत बढ़िया है प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक। मैं इशू आपको ही बता रहा था, अवतार सिंह। अनीता, हाँ, आपका कमेंट मैंने पढ़ा था। आप पढ़ाते हैं, क्या कहें क्या कहें क्या कहें।
चलिए फिर अगले क्लास में मिलेंगे तो बातें होंगी, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं, मैं क्या कहूँ, दिक्कत यह है कि मुस्लिम लॉ मैंने शेड्यूल कर रखा है, अब तो उसके बाद ही कोई मेजर लॉ पढ़ा पाएंगे ना। ठीक है, फिर कट करते हैं, कल मिलते हैं। अरे कल क्या, आप तो जो प्लस पढ़ने वाले हैं 6:30 बजे से फिर से क्लास है हमारी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।